हेलो जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग, जहाँ पे आज हम लोग जीएसटी एग्जेम्पशंस का टॉपिक अपना कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 5 रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। आई विल बी बैक लाइव ऑन कमिंग मंडे। मैं आपके साथ लाइव बाकी के टॉपिक्स लेने के लिए आ जाऊँगा। बाकी के टॉपिक जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम है, आईटीसी है, इनवॉइस है और इस प्रकार के कुछ और टॉपिक्स मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करने वाला हूँ। तो आओ ज़रा जल्दी जल्दी से बहुत छोटा सा एक सेशन लेते हैं ये वाला, और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, दिस इज एंट्री टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़। व्हेन वी से एंट्री, तो एंट्री से हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास जो अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़ हैं, कहीं पे अगर हम लोगों को एंट्री टिकट लेके दाखिला लेके अंदर जाना होता है, तो वहाँ पे एंट्री टिकट के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा या एंट्री टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन या चर्चा करने वाले हैं। एंट्री नंबर 79 है, जो कहता है कि अगर आप एंट्री टिकट ले रहे हैं और वो एंट्री टिकट म्यूज़ियम की है, नेशनल पार्क की है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, टाइगर रिजर्व की है, जू की है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो एंट्री टिकट का ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो एंट्री टिकट किसी भी अमाउंट का होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो एंट्री टिकट किसी म्यूजियम से रिलेट कर रहा है, नेशनल पार्क से रिलेट कर रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेट कर रहा है, टाइगर रिजर्व से रिलेट कर रहा है या जू से रिलेट करता है, तो नो जीएसटी। इसी प्रकार से मेरे बेटा बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में हैं। जैसे ताजमहल एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आता है। ताजमहल में जाने के लिए एंट्री टिकट चार्ज होती है और उस एंट्री टिकट के ऊपर अगेन देयर विल बी नो जीएसटी, 100% एग्जेम्पशन है, किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। देन और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे, और ये मैंने सिर्फ ताजमहल का एग्जांपल नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट है। अगर हम लोग आगरा की ही बात करें तो वहाँ पे फतेहपुर सीकरी है। इन सब जगहों पे एंट्री टिकट्स लगती है और उन एंट्री टिकट्स के ऊपर देयर विल बी नो जीएसटी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इन सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में अगर आप किसी टूर गाइड की सर्विसेज ले रहे हैं तो टूर गाइड के सर्विसेज के ऊपर जीएसटी डेफिनेटली लगेगा, वहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। देन एंट्री नंबर 81 है, ये कहता है कि साहब अगर आप अगेन टिकट ले रहे हैं एडमिशन के लिए, अंदर एंटर करने के लिए अगर आप टिकट लेते हैं और वो टिकट सर्कस के लिए है, डांस परफॉर्मेंस के लिए है, कोई थिएटिकल परफॉर्मेंसेस के लिए है, इसी प्रकार से कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई कंसर्ट है, कोई पेजेंट है, कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, कोई प्लानिटोरियम है। दिल्ली में एक बड़ा ज़बरदस्त नेहरू प्लानिटोरियम है जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो इन सब जगहों पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं और उसके लिए अगर आप एंट्री टिकट का पैसा दे रहे हैं, वो एंट्री टिकट अगर 500 रुपये या 500 रुपये से कम की है तो एग्जेम्प्ट है। अगर एंट्री टिकट 500 रुपये से ज़्यादा की है पर पर्सन, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। 600 रुपये की टिकट है, जीएसटी लगेगा। आईपीएल के अंदर 2000 रुपये की टिकट है, जीएसटी लगेगा। 500 रुपये तक की टिकट है, देयर विल बी नो जीएसटी। इसी प्रकार से आपको याद है जो मैं आपके साथ कल थर्सडे को डिस्कस कर रहा था, अंडर 17 गर्ल्स वर्ल्ड कप, अंडर 17 गर्ल्स वर्ल्ड कप, अंडर 17 बॉयज़ वर्ल्ड कप, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जो अंडर 17 गर्ल्स एंड बॉयज़ वर्ल्ड कप है, उनसे रिलेटेड जो भी स्टेडियम के अंदर एंटर करने के लिए टिकट चार्ज किया गया था, चाहे वो टिकट का पैसा 500 रुपये से ज़्यादा हो कम हो, उसे 100% एग्जेम्प्ट रखा गया था एंट्री नंबर 82 एंड एंट्री नंबर 82A में। जो बॉयज़ अंडर 17 का वर्ल्ड कप था वो कोरोना से पहले 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके अलावा जो वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप था वो कोरोना के बाद ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया के अंदर, अभी हाल फिलहाल 6-8 महीने पहले ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो नो उस पर जीएसटी।
इसी प्रकार से एशियन फुटबॉल वुमेन्स जो कप है, जो एशिया का एक तरह से आप एशियन चैंपियनशिप कह लीजिए, तो एशियन चैंपियनशिप जो फुटबॉल से रिलेट करता है फीमेल्स का, उसका भी टूर्नामेंट इंडिया में होना है। तो उस पर भी जो एंट्री टिकट्स हैं वो उसके ऊपर एग्जामिशन दिया गया है, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं करेंगे। देन इसी प्रकार से और कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सबसे ज़रूरी इसके अंदर जो है वो ये है, जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, जो वाटर पार्क्स हैं, जो थीम पार्क्स हैं, जहाँ पे कोई जॉय राइड्स है, मैरी गो राउंड्स है, किसी प्रकार का कोई गो कार्टिंग वगैरह हो रहा है, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर है, इन सबको टैक्सेबल किया गया है और इनके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो भी 18% का रखा गया है। कुछ और सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। जब ये फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ तो फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइज करने के दौरान बहुत सारी और चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर फीफा वर्ल्ड कप में कोई ओपनिंग सेरेमनी है तो उसकी भी सर्विसेज हो गई, वहाँ पे कोई साउंड सिस्टम है तो उसकी सर्विसेज हो गई, लाइट सर्विसेज, लाइट मेंटेनेंस का काम है उसकी सर्विसेज हो गई। तो जो भी सर्विसेज फीफा वर्ल्ड कप से रिलेट कर रहा होगा उन सबको एग्जाम्प्ट रखा गया है अंडर एंट्री नंबर 9A एंड देन अंडर एंट्री नंबर 9AA उसको एग्जाम्प्ट रखा गया है। देन सिमिलरली जो एशिया वुमेंस का फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया में होना है, अगेन उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको भी एंट्री नंबर 9AB में एग्जाम्प्ट रखा गया है। मेरे बेटा हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है, उनके सर्विसेज को हम लोग टैक्सेबल करते हैं कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर GTA की सर्विसेज हैं कोई नेपाल और भूटान में सामान लेके जाने की या लेके आने की, अब नेपाल और भूटान क्यों यहाँ पे इन दो देशों का नाम क्यों आया? ऐसा नहीं है कि हमारे इनके साथ कोई बड़े फ्रेंडली रिलेशन है इस वजह से इनको एग्जिबिशन दे रहे हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि नेपाल और भूटान दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों की दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब क्योंकि ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं तो इन कंट्रीज़ तक सामान पहुंचाने के लिए हमारे भारत के बंदरगाह जो पोर्ट्स हैं, कैलकाटा पोर्ट है और बाकी के पोर्ट्स हैं, वहाँ तक सामान आ जाता है। वहाँ से सामान फिर सड़क के रास्ते नेपाल और भूटान तक पहुँचाया जाता है। तो जो सड़क के रास्ते ट्रक की सर्विसेज हैं, वो ट्रक चाहे वो नेपाल भूटान जा रहा हो या नेपाल भूटान से आ रहा हो, उनकी सर्विसेज को एग्जेप्ट रखा गया है अंडर एंट्री नंबर 9B। इसी प्रकार से कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं उन गवर्नमेंट की सर्विसेज को भी एग्जेप्ट रखा गया है अगर वो ग्रांट से रिलेट कर रही हैं। ग्रांट, कई बार आपने सुना होगा कि भारत सरकार से बिहार सरकार ने ग्रांट मांगी, मदद मांगी, साहब मदद कीजिए, बाढ़ आ गई, बहुत नुकसान हो गया, मदद कीजिए। और इसी प्रकार से कई बार आपने साउथ इंडिया के स्टेट्स के बारे में सुना, अलग अलग रीजंस की वजह से कभी कहीं सूखा पड़ गया तो किसी स्टेट ने डिमांड कर दिया, ग्रांट मांग लिया, मदद मांग ली। तो अगर कोई मदद इस तरह की जा रही है बाय वन गवर्नमेंट टू द अनदर गवर्नमेंट तो उसके ऊपर एग्जम्पशन है। 9C में कोई जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है 9D का, मार्क कर रहा हूँ एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9D कहता है कि साहब जो ओल्ड एज होम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, ओल्ड एज होम मतलब जो कि बुजुर्ग लोगों के रहने की जो जगह है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो ओल्ड एज होम्स हैं विच आर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और विच आर रन बाय द एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल एंटिटीज, और ये सर्विसेज अगर ओल्ड एज होम की किसी इंडिया के रेसिडेंट को दी जा रही है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, और अगर उस व्यक्ति के लिए पैसा चार्ज हो रहा है और वो पैसा जो है वो 25,000 रुपये या 25,000 रुपये से कम का है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये पैसा 25,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा होगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। पैसा 25,000 रुपये पर मंथ या 25,000 रुपये पर मंथ से कम होने पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देन एंट्री नंबर 41 को डेफिनेटली हम लोगों ने छोड़ना है। सीए फाइनल में जब हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ पे
बहुत सारी बातें हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड करेंगे, तो वहाँ पे एंट्री नंबर 41 डिस्कस होगा। अभी हमें 41 करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 44 जो कि इनक्यूबिटी से रिलेटेड है, इसको भी हमने नहीं करना है। देन 48 को आप छोड़ सकते हैं, जो कि बैंकिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन 49 को आपने मार्क करना है एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करता है जर्नलिस्ट के बारे में। जर्नलिस्ट आपको पता है एक बड़े, अगर बहुत सारे नाम हमारे पास हैं। एक डॉक्टर प्रणय रॉय एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उसके अलावा रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट हैं। पालकी शर्मा उपाध्याय एक जर्नलिस्ट हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, इन जर्नलिस्ट की सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया है। लेकिन जब जर्नलिस्ट की सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया है तो वो कब होगा? वो तब होगा जब वो एक एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होंगे एंड नॉट एज एन एम्प्लॉई ऑफ एनी न्यूज़ एजेंसी। जैसे रवीश कुमार पहले एनडीटीवी में एज एन एम्प्लॉय काम किया करते थे, तो एज एन एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर पे तो वैसे जीएसटी नहीं है, लेकिन अब वो एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनकी आज की सर्विसेज जिसकी वजह से उनको पैसा मिलता होगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देन अगर हम लोग बात करें कि कोई फोटोग्राफर है या कोई एक्सपर्ट है, उनकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी डेफिनेटली लगेगा, एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। जीएसटीएन जीएसटी नेटवर्क जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा था, पहले वो एग्जेम्प्ट थी, लेकिन अब उसको टैक्सेबल कर दिया गया है। एंट्री नंबर 51 में एग्जम्पशन हटा दिया गया है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशंस हैं, जो बिजनेस एग्जीबिशंस इंडिया से बाहर ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और उन बिजनेस एग्जीबिशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो इंडिया का में है, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। जैसे इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आता है, कार्स से रिलेटेड, जैसे इंडिया में कार एक्सपो होता है, वैसे ही जो कार की जो एग्जीबिशंस हैं, या फिर आपको ये पता है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल 14 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में, डेट्स फिक्स है ये वाली। तो ये वाली जो सर्विसेज हैं, ये तो क्योंकि इंडिया में है तो हम लोग इसको टैक्सेबल करते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार की कोई एग्जीबिशंस इंडिया से बाहर हो रही हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही हैं बाय द ऑर्गेनाइजर, तो फिर वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट रखी गई हैं, उनको कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देन आपको याद है मैंने क्लासेस के अंदर आपको बताया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दिया था कि हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है आजकल, और वो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो काउस, बफेलोस, गोट्स हैं, इनको आर्टिफिशली प्रेग्नेंट किया जाता है, और आर्टिफिशली प्रेग्नेंट करके एनी फीमेल इन दिस यूनिवर्स कैन प्रोड्यूस मिल्क ओनली व्हेन इट इज़ प्रेग्नेंट, व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कोई काउ, बफेलो, शीप और इस प्रकार से अगर कोई जो एनिमल्स हैं, इनको भी प्रेग्नेंट होंगे तो ये मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है बाय द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, और उसके लिए जो सर्विसेज होंगी वो एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। लेकिन हॉर्सेस को छोड़ के, अगेन यहाँ पे वही वाला रीज़न जो लास्ट क्लास में आपको दिया था, हॉर्सेस जो हैं उनको यूज़ किया जाता है बेसिकली हॉर्स रेसेस के एक्टिविटीज़ के लिए, तो क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ है इस वजह से उसको टैक्सेबल कर रहे हैं, एग्जेम्पशन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। पहले एक एग्जेम्पशन होता था, वो था स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को काटना, लेकिन अब स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स की सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया गया है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पब्लिक बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, यूरिनल्स हैं, टॉयलेट्स हैं, तो जहाँ पे कुछ पैसा लेके वो सर्विसेज यूज़ करना अलाउ किया जाता है, तो वहाँ पे भी अब जीएसटी नहीं लगेगा, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं लगेगा। तो जो पब्लिक कन्वीनियंस सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट रखा गया है, टैक्सेबल नहीं होगा।
एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, और वो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स के द्वारा। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का मतलब जहाँ पे आपके पास कोई आर्ट है, आपके पास कोई स्किल है जिसको आप परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म करना मतलब जैसे कोई डांस कर रहे हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस है, अगर आप कहीं पे कोई म्यूज़िक से रिलेट करें तो वहाँ पे भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है वहाँ पे एग्जामिशन दिया गया है, और वो भी म्यूज़िक कौन सा हो, कोई फोक या क्लासिकल म्यूज़िक हो जैसे कवाली, देन फोक एंड क्लासिकल डांस हो जैसे भरतनाट्यम। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। फोक एंड क्लासिकल थिएटर हो जैसे वो क्या कहते हैं उसको, मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ, दशहरे से पहले जो होता है जिसमें वो पूरा रामायण दिखाते हैं, मैं समहाउ पता नहीं मैं वो वर्ड क्यों मिस कर रहा हूँ। तो दैट इज़ अ क्लासिकल थिएटर। तो ये सब कुछ जो है वो एग्जाम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। रामलीला देखो कई बार ऐसा हो जाता है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और अचानक से ही याद आया रामलीला। तो रामलीला की जो सर्विसेज हैं, रामलीला में जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट रहेगा। एग्जाम्पशन तब है जब वो फीस चार्ज कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से कम। अगर उनकी फीस 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। एट द वेरी सेम टाइम अगर कोई व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहा है, या किसी वेस्टर्न म्यूज़िक में या वेस्टर्न डांस में या मॉडर्न थिएटर में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो फिर उनकी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। अगर आप देखें कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा शो इज़ बेसिकली अ थिएटर परफॉर्मेंस, लेकिन वो मॉडर्न थिएटर में आता है, वो किसी भी लिहाज से क्लासिकल थिएटर में नहीं आता है। तो जो मॉडर्न थिएटर है वो थिएटर परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो सारी सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज हैं, वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो फिल्म एक्टर्स मूवीज़ में काम कर रहे हैं, टेलीविज़न सीरियल्स में काम कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उन सब की सर्विसेज को टैक्सेबल किया गया है। साथ साथ में अगर कोई ड्राइंग बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई स्कल्पचर बनाना, उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज हैं तो उनको भी टैक्सेबल रखा जाएगा, उनको भी किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। देन एग्जांपल्स हैं आपके पास, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक ये वाला एग्जांपल जो ब्यूटी सोप वाला एग्जांपल है, ये आपके एग्ज़ाम में भी 1-2 बार आ चुका है, और इस एग्जांपल को ज़रूर करके जाइएगा, यू विल फील रियली सेटिस्फाइड। देन रिवर्स चार्ज, हाँ इसमें आप देखिएगा रिवर्स चार्ज के कुछ केसेस हमारे पास हैं। तो जहाँ पे ये जो आर्टिस्ट की बात हो रही थी, फोटोग्राफर्स के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो म्यूज़िक कंपोज़र है, कोई फोटोग्राफर है, कोई आर्टिस्ट है, और इस प्रकार के जो और एक्टिविटीज़ हैं, इनकी सर्विसेज जो हो रही होंगी उसके ऊपर GST लगेगा, लेकिन RCM के हिसाब से लगेगा। देयर विल बी RCM ऑन दैट। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि साहब कपिल शर्मा शो की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे RCM की फैसिलिटीज़ या RCM का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो सोनी जो चैनल है उसको सर्विसेज मिल रही हैं, तो सोनी चैनल उसके ऊपर GST पे करेगा, ना कि कपिल शर्मा GST पे करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई ऑथर है, किताब लिखने के वाला ऑथर, जैसे मैं एक ऑथर हूँ, किताब लिखता हूँ मैं, और मेरे को भारत लॉ हाउस उसकी रॉयल्टी भी मिलती है, तो जो ऑथर्स हैं उन ऑथर्स की जो इनकम है उसके ऊपर GST लगता है, लेकिन यहाँ पे अगेन RCM है, और RCM के हिसाब से जो पब्लिशर है वो पब्लिशर उसके ऊपर GST पे करेगा एज एन एक्टिविटी ऑफ RCM। नाउ इसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो पब्लिशर है वो RCM के थ्रू GST नहीं पे करेगा, और जो ऑथर है वो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से उसके ऊपर GST लगेगा। और वो ऐसा कब होगा, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। 2 कंडीशन क्या है, पहला, ऑथर के ऊपर RCM नहीं लगेगा, ऑथर फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से GST पे करेगा अगर वो ऑथर रजिस्टर्ड है GST एक्ट में, और वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि साहब GST मैं पे करूंगा, जो पब्लिशर है वो फॉरवर्ड चार्ज RCM पे नहीं करेगा और मैं फॉरवर्ड चार्ज पे करूंगा। और साथ साथ में जो ये ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 साल तक कंटिन्यू रखे, और उसको 1 साल के अंदर अंदर वो विड्रॉ नहीं कर रहा है। साथ साथ में ऑथर जो होगा वो एक डिक्लेरेशन देगा
by issue of a invoice in a special manner, that is GST INV 1. इसके अंदर वो डिक्लेरेशन देगा बेसिकली कि एज एन ऑथर आई विल बी पेइंग GST ऑन फॉरवर्ड चार्ट बेसिस एंड द पब्लिशर विल नॉट बी पेइंग GST ऑन RCM बेसिस. देन SEZ को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं या कोई SEZ डेवलपर है अगर आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं तो उन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया है. GST उनके ऊपर चार्ज नहीं होने वाला है. बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर्स के बारे में, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. साथ साथ में ध्यान रखना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमेशा आपके लिए टैक्सेबल है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट कर देंगे. और हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब टैक्सेबल है वहाँ पे RCM है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं बाय द गवर्नमेंट, अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं बाय द इंडिविजुअल फॉर देयर पर्सनल यूज, अगर सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं बाय अ ट्रस्ट, सर्विसेज अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं, रादर सर्विसेज अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो अगर सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है तो फिर उन सारी सर्विसेज को एग्जेप्ट रखा जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा. लेकिन इनके अलावा बाकी की सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल हैं, जैसे OIDAR की सर्विसेज टैक्सेबल हैं और कुछ और इस तरह की सर्विसेज टैक्सेबल हैं. और इंपोर्ट के केस में RCM लगेगा, जिसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा पहले भी करी है कि इंपोर्ट में आप हमेशा RCM के हिसाब से GST चार्ज करेंगे. ठीक, ये सब कुछ हुआ. और इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. हालांकि अगर आप देखें तो पूरे चैप्टर में बहुत सारे जगहों पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसी प्रकार के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के साथ नोट्स के अंदर दिए हुए हैं. आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देखिए और अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप वो डाउट्स मेरे से पूछिए. आई विल बी मेकिंग ऑल एफर्ट्स कि मैं आपके सारे डाउट्स का जवाब दूं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, आपको डाउट्स पूछने होंगे. GST के जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ कंप्लीट कर दूंगा और साथ साथ में जो MCQs हैं मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में. तो आज यहाँ तक फ्रॉम माई साइड द GST एग्जेम्पशंस का चैप्टर इज़ कम्प्लीट. टुडे इज़ फ्राइडे, तो वी विल नॉट हैव एनी क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे एंड आई विल बी बैक live on coming Monday. Till the time I see you in the live class, bye bye and take care. Work hard to succeed. Enjoy yourself. Bye.